सभी को राम राम दोस्तों। चलिए आज की क्लास में हम लोग शुरू करेंगे एंशिएंट हिस्ट्री का नेक्स्ट लेक्चर, क्योंकि ये पूरी सीरीज आपकी परिणाम नोट्स की है। घटना चक्र पूर्वालोकन जो लेटेस्ट एडिशन है उसके हैंड रिटन शॉर्ट नोट्स में ये हम लोगों ने कन्वर्ट किए हैं, ताकि आप लोग मल्टीपल टाइम रिवीजन कर सके और कम से कम पेजेस में। और सभी टॉपिक, सभी पीवाईक्यू, चाहे वो किसी भी स्टेट के हों, यूपी पीसीएस, बिहार पीसीएस, उत्तराखंड, राजस्थान, एमपी पीसीएस, सभी के पीवाईक्यूज को इंक्लूड करते हुए, यूपीएससी के कॉन्सेप्ट को इंक्लूड करते हुए इस नोट्स को बहुत ही अच्छी तरीके से वेल मेंटेन डिजाइन किया गया है, ताकि आप लोगों को बहुत आसानी रहे पूरी घटना चक्र कंप्लीट करने में। और ये आपके 2026 के प्रीलिम्स एग्जाम, साथ ही साथ 2027 प्रीलिम्स एग्जाम, दोनों के लिए सेम पूरी तरीके से यूजफुल है। ये सभी स्टेट हम लोग कवर कर लेते हैं इसके माध्यम से। और अगर आप इसकी हैंड रिटन नोट्स की पीडीएफ परचेस करना चाहते हैं तो यहां पर आप कांटेक्ट करके मेरी टीम से व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू पूरी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो दोस्तों। अभी यूपी का इकोनॉमिक सर्वे आया है, पहली बार ऐसा हुआ है कि इकोनॉमिक सर्वे को प्रेजेंट किया गया है और इसकी भी पीडीएफ मैंने टेलीग्राम पे पोस्ट कर दी है। ठीक है, आज शाम को इसकी क्लास भी आ जाएगी। तो चलिए आगे की क्लास में हम लोग देखते हैं। और अगर आप लक्ष्य भेद शॉर्ट नोट्स लेना चाहते हो तो यहां पर भी आप सेम इसी नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, जो मेंस आंसर राइटिंग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट नोट्स हैं। लास्ट क्लास में हम लोग दोस्तों मौर्य काल को पढ़ रहे थे और आज हम लोग कवर करेंगे मौर्योत्तर काल। राइट, तो मौर्योत्तर काल से हम लोग आज शुरू करेंगे। ठीक है, चलो भाई देखो, मौर्य काल कोई एक अलग पीरियड तो है ही है, लेकिन मुख्य रूप से ये लोगों ने जो शासन किया था ना, मगध साम्राज्य के ऊपर किया था। और मगध साम्राज्य की शुरुआत आपके हर्यक वंश से होती है, जब बिंबिसार जो है कि गद्दी पर बैठते हैं, अजातशत्रु आते हैं, उदयन आते हैं, फिर हर्यक वंश भी आता है, इसी तरीके से शिशुनाग वंश भी आता है, और भी कई सारे वंश आने के बाद फिर आपका मौर्य वंश आता है। और मौर्य वंश के बाद जो मुख्य रूप से सबसे बड़ा वंश उभर के आता है सामने, जब मौर्य वंश का जो अंतिम शासक होता है, जिसको हम लोग बृहदत्त बोलते हैं, ठीक है, इसकी हत्या कर दी जाती है किसके द्वारा? इसके ही सेनापति के द्वारा, और जिसका नाम था पुष्यमित्र शुंग। तो यहीं से शुंग वंश की स्थापना शुरू हो जाती है और मौर्योत्तर काल शुरू हो जाता है। मौर्योत्तर का मतलब हो गया मौर्य पीरियड के बाद आने वाले जो भी काल थे। तो कुछ भारतीय शासक हम इसमें पढ़ेंगे, साथ ही साथ कुछ विदेशी शासक भी पढ़ेंगे, जैसे हिंद यूनानी वाले जो थे, शक थे, पहलव थे, कुषाण थे, ये सभी हम लोग मौर्योत्तर काल में ही कवर करेंगे। जैसे अगर हम बात करें हिंद यवन शासक एक स्ट्रैटो सेकंड, जो कि 25 बीसी से लेकर 10 एडी तक इसने शीशे के सिक्के जारी किए थे। अब कई बार पूछा जाता है कि किस हिंद यवन शासक ने शीशे के सिक्के जारी किए थे। वैसे तो आपको सातवाहन वंश में देखने को मिलेगा ही मिलेगा, जब हम गुप्तोत्तर पीरियड पढ़ेंगे, ठीक है, जहां पर आपको शीशे के सिक्के मिलेंगे, पोटीन के सिक्के मिलेंगे, तांबे के सिक्के मिल जाएंगे। लेकिन जब अगर आपसे हिंद यवन शासक के संदर्भ में पूछेगा तो आपको स्ट्रैटो सेकंड का नाम याद रखना है, जिसने शीशे के सिक्के जारी किए थे। अफगानिस्तान के एक खानम अगोस्थलीर के सिक्के प्राप्त हुए और जिन पर वासुदेव, कृष्ण और संकर्षण का चित्र है। तो ये भी कुछ डायरेक्ट फैक्ट आ सकता है, कभी आ गया तो, अदरवाइज नहीं। हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट आता है शक शासक रुद्रदामन। देखो, शकों की ना कई सारी ब्रांचें थी, ठीक है। शक शासक केवल एक जगह गुजरात में ही स्थापित नहीं थे, और भी कई जगह थे इनके, लेकिन जो गुजरात के शक थे, ठीक है, जो चालुक्य के, तो यहाँ पर रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख प्राप्त होता है, जो गुजरात के गिरनार से प्राप्त होता है। और ये मुख्य रूप से ब्राह्मी लिपि में लिखा हुआ है, प्लस संस्कृत भाषा में है, और सबसे प्राचीन अभिलेख माना जाता है। देखो, अभिलेखों की बात करें कि संस्कृत भाषा में लिखा गया सबसे प्राचीन अभिलेख, तो रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख आएगा। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि संस्कृत भाषा में लिखी गई साहित्य की बात करें तो पाणिनि की अष्टाध्यायी आ जाएगी। तो पुस्तक की बात करते हैं तो अष्टाध्यायी आती है। अभिलेखों की बात करते हैं, जो पुरातत्व स्रोत हैं, उनमें अगर हम बात करेंगे तो रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख हो जाएगा। क्लियर है यहाँ पे? अब इस अभिलेख में संस्कृत काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना प्राप्त होता है, यानी जो काव्य शैली लिखी जाती थी संस्कृत की, उसके यहाँ पे प्रमाण देखने को मिलते हैं। बिना बेगार के किसने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करा था? रुद्रदामन प्रथम ने। देखो, बेगार क्या प्रथा होती है? बेगार का मतलब होता है जहां पर आप अपनी जनता से, आप अपनी प्रजा से, आप अपने यहाँ के श्रमिकों से जबरदस्ती किसी कार्य को संपन्न कराते हैं और बदले में उन्हें कोई मेहनताना या उनकी वेतन या उनका कोई सैलरी नहीं देते हैं। इसको कहा जाता है बेगार। जनरली जो प्राचीन काल के शासक हुआ करते थे, वो मजदूरों को कुछ इसी प्रकार से काम कराते थे, बेगार वाली पद्धति पर। परंतु ये जो सुदर्शन झील है, जो चंद्रगुप्त मौर्य के जो वहां के जो राज्यपाल थे एक तरीके से गुजरात के, जो
पुष्यगुप्त वैश्य करके थे, पुष्यमित्र वैश्य पुष्यगुप्त वैश्य थे, इन्होंने इसका निर्माण कराया। लेकिन बाद में समय समय पर जो है कि इसका जीर्णोद्धार कराया गया ताकि इससे मुख्य रूप से सिंचाई का साधन प्राप्त हो सके और पानी की पूर्ति हो सके। तो इसको दोबारा जीर्णोद्धार कराया था बिना बिगाड़ के रुद्रदामन प्रथम ने, और इसकी संपूर्ण जानकारी आपको जूनागढ़ अभिलेख में मिल जाती है। कार्दमक शासक चस्टन ने रजत और ताम्र दोनों ही धातुओं की मुद्राएं चलाई थी। अब यहां पर देखो कई बार होता है शासकों का मिलान करने के लिए आता है कि मौर्योत्तर पीरियड में जो विदेशी शासक थे, विदेशी वंश थे, उनमें कौन कौन से शासक कनेक्टेड है। जैसे ड्रीमेटियस की बात करेंगे तो हिंद यूनानी शासक है, रुद्रदामन की बात करेंगे तो शक शासक हो गए, गोंडो फर्नीस की बात करेंगे तो पहलव हो गए, और विम कटफिसस, कुजुल कटफिसस, कनिष्क, ये सभी कुषाण से हैं। तो ये केवल विम नहीं है, साबुन धोने वाला विम नहीं है, बर्तन धोने वाला विम नहीं है, बल्कि विम कटफिसस, कुजुल कटफिसस, ये दोनों ही बाप बेटे थे। और इसके बाद की आगे जो पीढ़ी आती है उसमें कनिष्क आता है, तो ये कुषाण वंश से संबंधित है। ठीक है, विम कटफिसस, कुजुल कटफिसस का भी एक प्रश्न आता है कि किसने सोने के सर्वाधिक सिक्के जारी किए और किसने सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किए, ये भी एक प्रश्न बनता है आपका। ठीक, जिसको हम लोग आगे कवर करेंगे, आगे नहीं जाना, ज्यादा यहीं पे मिल जाएगा। देखो उत्तरी और उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के जो सिक्के जारी किए गए वो कुषाणों ने जारी किए। अब देखो उत्तरी और उत्तरी पश्चिमी भाग का मुख्य रूप से जो आज हम लोग पाकिस्तान को अलग देखते ना, उस समय की अगर हम बात करें तो भारत पाकिस्तान सब लगभग एक ही था। ठीक है, कोई अलग नहीं था। तो वहां पे पश्चिमी सीमा मुख्य रूप से अफगानिस्तान से शेयर होती थी और ईरान से शेयर होती थी। तो इसीलिए ईरान और अफगानिस्तान वाले रीजन में जो भारत का एकदम पश्चिमी वाला हिस्सा जहां पे पाकिस्तान वगैरह का रीजन था, वहां पर जो तांबे के सबसे अधिक सिक्के मिले हैं देखने को, वो कुषाणों ने जारी किए, क्योंकि कुषाणों का जो मुख्य रूप से वंश आया था वो अफगानिस्तान से ही होते हुए आया था। और कुषाण शासकों ने नियमित रूप से और पूर्ण रूप से सोने के सिक्के चलाए थे, जबकि भारत में स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन इंडो ग्रीक राजाओं ने करवाया था। अब ध्यान से समझ लो, अगर आपसे प्रश्न ये पूछे कि सबसे पहले भारत में सोने के सिक्के किसने चलाए थे, तो हिंद यवन शासकों ने चलाए थे या इंडो ग्रीक शासकों ने चलाए थे। अगर प्रश्न यह पूछता है कि भारत में जो नियमित रूप से प्रचलन के तौर पे किस वंश के द्वारा सोने के सिक्के चलाए गए थे, तो आपको कुषाण शासक बताना है। लेकिन अगर पूछा जाए कि भारत में किस कुषाण शासक ने सबसे पहले जो है कि सोने के सिक्के चलाए, तब हम जो है कि बात करेंगे विम कटफिसस की। किसकी? कुषाण शासकों में सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किए थे विम कटफिसस ने, जबकि इसके जो पिता थे कुजुल कटफिसस, इन्होंने तांबे के सिक्के प्रचलित कराए थे। तो यहां से जरा अगर आप देखोगे, इन पॉइंट से आपको सिक्कों की एक कहानी कुषाण वंश से लगभग प्राप्त होती है। और यह प्रश्न हर बार पूछा जाता है कुषाण वंश की सिक्के प्रणाली को। पहला प्रश्न क्या बनेगा कि उत्तरी और उत्तरी पश्चिमी भारत के क्षेत्र में सबसे अधिक जो तांबे के सिक्के जारी किए गए वो किस वंश ने किए? कुषाणों ने किए। अच्छा, किस वंश ने भारत में सर्वाधिक नियमित रूप से पूर्ण रूप से सोने के सिक्के चलाए? तो कुषाणों ने चलाए थे। हालांकि जबकि सबसे पहले जो सिक्के जारी किए गए थे इंडो ग्रीक राजाओं या हिंद यवन शासकों ने किए थे। अगर एक और प्रश्न बन जाता है कि कुषाण शासकों में किस शासक ने सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किए, तो विम कटफिसस ने जारी किए थे, जो कुजुल कटफिसस का बेटा था, क्योंकि कुजुल कटफिसस ने तांबे के सिक्के प्रचलित कराए थे। और यहीं से जो है कि ये प्रमाण देखने को मिलता है, क्योंकि कुजुल कटफिसस के माध्यम से ही कुषाणों का यहाँ पे शासन शुरू होता है। अब ये चीज ये देख लो, कुषाण शासक कनिष्क के सिक्कों पर बुद्ध का अंकन मिलता है, क्योंकि ये बुद्ध की महायान शाखा से संबंधित था। और महायान शाखा में भगवान बुद्ध को जो है कि भगवान माना गया है, अवतार माना गया है, और उनकी मूर्ति पूजा, यज्ञ, आहुति सब कुछ की जाने लगी। तो ये महायान शाखा से संबंधित है। ये पूरी सिक्के की कहानी समझ में आ गई। अब देखो एक और आता है, यौधेय सिक्कों पर किस देवता के प्रमाण मिलते हैं? तो कार्तिकेय के मिलते हैं, जो भगवान शिव के पुत्र हैं कार्तिकेय के। और प्रमाण के तौर पे क्या है? पुराणों में इसकी जानकारी है, अष्टाध्यायी में इसकी जानकारी है, बृहत संहिता में इसकी जानकारी है, इत्यादि ग्रंथों से हमें ये जानकारी प्राप्त होती है कि कार्तिकेय भगवान के जो सिक्के हैं वो यौधेय सिक्के पर प्रमाण मिलते हैं इन पे। कनिष्क के सारनाथ बौद्ध अभिलेख की तिथि 881 ईस्वी सन है, और यह प्रतिमा मथुरा से लाकर कनिष्क के राज्यारोहण 78 ईस्वी में तीसरे वर्ष सारनाथ स्थापित की गई थी। जो कनिष्क ने मथुरा शैली में जो मूर्ति बनवाई थी उसके बारे में ये बात की जा रही है। अच्छा, कई बार होता है ये भी मिलान करने के लिए आया था मेरे दोस्त कि विक्रम संवत किसने चलाई, शक संवत किसने चलाई, इसका ईयर क्या है? तो जरा कमेंट करके आप लोग बताओ कि विक्रम संवत किसने चलाई और शक संवत किसने चलाई। हालांकि मैं आपको यहाँ पे ये मिलान करने वाली बताता हूँ, विक्रम संवत सामान्यतः जो है कि
57 BC माना जाता है और शक संवत आपका 78 AD माना जाता है। AC नहीं होगा, यहाँ पे AD हो जाएगा, ठीक है। AD का मतलब होता है जब 0 से आप आगे की ओर बढ़ो तो 1 ईस्वी, 2 ईस्वी, 3 ईस्वी, 4 ईस्वी, और 0 से जब पीछे जा रहे हो तो ईसा पूर्व हम लोग लिखते हैं। क्या लिखते हैं? ईसा पूर्व, उसे हम BC लिखते हैं। तो 57 BC यानी 57 ईसा पूर्व की बात हो रही है, विक्रम संवत। लेकिन शक संवत तो उसके बाद आता है, तो भैया ये 78 AD हो जाएगा, राइट। अब यहां पर देखो, शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग कैलेंडर का एक चैत्र ग्रेगोरियन कैलेंडर पर आधारित 365 दिन के सामान्य वर्ष की तिथियों में किस एक तदनुरूप होता है? तो 22 मार्च या 21 मार्च कहते हैं लीप वर्ष में। सिंपल सी भाषा में कहें यार, इतना कॉम्प्लिकेट मत करो, सिंपल सी भाषा में आज जो हम लोग जनवरी, फरवरी, मार्च की बात करते हैं, जो हम कहते हैं कि 1 जनवरी से हमारा न्यू ईयर शुरू हो जाता है, तो वो आपका ग्रेगोरियन कैलेंडर कहलाता है, जो यूरोपीय पद्धति पर आधारित है। अगर भारतीय पद्धति पर बात करेंगे जो शक संवत पर आधारित है, तो सामान्यतः जो है कि 22 मार्च, जब फागुन का महीना बीत जाता है, होली का समय, और चैत आ जाती है, तो 22 मार्च को, क्या कहा मैंने, 22 मार्च को जो है कि भारत की तिथि के अनुसार पहला साल शुरू होता है, मतलब नया साल शुरू होता है। और अगर वो लीप वर्ष में है तो एक दिन कम कर दीजिए आप, तो 21 मार्च हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, एक प्रैक्टिकल प्रश्न पूछा गया था, ठीक है, कि दिसंबर 2009 में शक संवत का वर्ष क्या होगा? तो भैया जितना भी संवत दिया होता है ना, उसको प्रेजेंट ईयर से माइनस कर लो। 2009 में से 78 को माइनस करोगे, 1971 इसका आ जाएगा। अगर मैं आपको कहूं कि अगर आप इस समय 2026 में हो, ठीक है, अगर एक प्रश्न आ जाए आपके यूपीपीसीएस में कि भैया 2026 के समय जो आपकी शक संवत है वो क्या होगी, तो आपको क्या करना है, 2026 में से सर 78 को माइनस कर देंगे, और जैसे ही हम ये माइनस करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 1948 आ जाएगा, ठीक है। ये आंसर आपका समझ में आ गया आपको। चलो भाई आगे देख लेते हैं। अश्वघोष, अश्वघोष किसके दरबार में थे? कनिष्क के राजकवि थे। और आपको याद होगा कि जो चौथी बौद्ध संगति हुई थी पहली ईस्वी में कुंडलवन ग्राम कश्मीर के अंतर्गत, वहां पर अध्यक्षता भी अश्वघोष ने की थी और वसुमित्र ने उपाध्यक्षता की थी। तो ये प्रश्न भी वहीं से कई बार ओरिजिनेट हो जाता है। और वसुमित्र क्या थे? ये भी कनिष्क के आश्रित विद्वान ही थे, मतलब कनिष्क के दरबार में रहते थे। साथ ही साथ कंबन की बात करेंगे तो 12वीं शताब्दी में दक्षिण भारत के जो है कि साहित्यकार माने जाते हैं, मुख्य रूप से रामायण महाभारत पे इनका जो है कि काम था। भारत पर आक्रमण के कालक्रम को अगर हम बात करें, कई बार होता है ना मौर्योत्तर पीरियड में आने वाले जो विदेशी शासक थे उनके बारे में, तो यूनानी, शक, पहलव, कुषाण, इस तरीके से क्रम आता है। विम कडफिसस, कडफिसस भी कह सकते हैं, द्वितीय ने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो सर्वलोकेश्वर की उपाधि धारण की थी। तो पूछेगा अगर कि कुषाण शासक में कौन सा ऐसा शासक था जिसने सर्वलोकेश्वर की उपाधि धारण की, और ऑप्शन में 99% में मान के चलो कनिष्क रहेगा, और आप लोग कनिष्क लगा दोगे, क्योंकि आपको पता है कि भारत में मुख्यतः कुषाण वंश में कनिष्क शासक ही सर्वप्रथम रहा, मतलब एक तरीके से प्रतापी शासक। लेकिन यहाँ पे क्या करना है, कुजुल कडफिसस के बेटे विम कडफिसस को आंसर चूज करना है। आगे देखते हैं। अश्वघोष, नागार्जुन, पार्श्व, चरक, ये चारों ही कनिष्क के दरबार से हैं, जबकि पतंजलि ने जो पाणिनि के अष्टाध्यायी पर महाभाष्य की रचना की, और पतंजलि शुंग वंश से संबंधित है, शुंग काल से संबंधित है। ध्यान से समझो फिर से, जितने भी आप महान महान लोगों के नाम सुनते हो, अश्वघोष का आपने अक्सर नाम सुना होगा, चरक का नाम सुना होगा, ठीक है, चरक संहिता आप पढ़ते हैं आयुर्वेद को लेकर, तो अश्वघोष, नागार्जुन, चरक, पार्श्व, ये सभी के सभी कनिष्क के दरबार में थे, यानी कनिष्क के दरबार से संबंधित हैं, अर्थात कुषाण वंश से संबंधित है, यानी 1 ईस्वी से संबंधित है। लेकिन अगर आपसे पतंजलि के बारे में पूछ लिया जाए तो पतंजलि आपके शुंग वंश से संबंधित है, जो वही शुंग वंश जिसने मौर्य वंश की हत्या करके, मतलब समाप्त करके पुष्यमित्र शुंग ने स्थापना की थी। और पतंजलि ने जो पाणिनि पर अष्टाध्यायी एक महाभाष्य लिखा है। रबतक अभिलेख, ये कई बार पूछा जाता है दोस्तों, कई बार पूछा गया ये प्रश्न, और इसका सीधा आंसर कहीं जल्दी मिल नहीं पाता था बच्चों को, लेकिन अब तो मिलने लगा है। रबतक अभिलेख अफगानिस्तान में मूर्ख कोटल के निकट रबतक नामक स्थान से प्राप्त हुआ है 1993 में, और यह कनिष्क से संबंधित है। इस अभिलेख में 4 शहरों की बात की गई, हालांकि माफी चाहेंगे यहाँ पे बहुत छोटा छोटा लिख दिया गया है। देखो, जो 4 शहरों की बात करेंगे तो इसमें देखो, एक तो साकेत है, ठीक है, कौशाम्बी है, चंपा है, और पाटलिपुत्र है। तो ये 4 जो है कि स्थान मिलते हैं। तो अब यहां से प्रश्न कैसे बनता है कि रबतक अभिलेख किस शासक से संबंधित है? तो कनिष्क से संबंधित है। रबतक अभिलेख किस क्षेत्र में मिलता है? तो अफगानिस्तान में मिलता है। रबतक अभिलेख में किन 4 शहरों के जिक्र किए गए? तो साकेत, कौशाम्बी, चंपा, पाटलिपुत्र। तो ये पूरा का पूरा क्या हो गया, एक टॉपिक हो गया, जहां से 3 मैंने प्रश्न आपको बना के दिखा दिए, और ये प्रश्न ऐसे बनते भी हैं।
किस आयुर्वेदाचार्य ने तक्षशिला विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त की थी? तो जीवक ने की थी और चरक ने की थी। अब जरा कमेंट करके आप लोग बताइए अगर पता है तो, जो कि मैंने पढ़ा रखा है। चरक तो मैंने आपको बता दिया भैया, आयुर्वेद के चिकित्सक थे और चरक संहिता इन्होंने लिखी थी, ठीक है, आयुर्वेद का जनक भी माना जाता है इनको। ये तो कनिष्क के दरबार में थे। लेकिन जीवक की बात करो, जिन्होंने जीवक चिंतामणि लिखी थी, तो इनको जरा बताओ कि ये किनके दरबार में थे? दरबार पूछ रहा हूं, यानी किनके दरबार में रहते थे? कमेंट करके बताइएगा। पुष्यमित्र शुंग के द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ किए जाने की जानकारी हमें उत्तर प्रदेश में स्थित अयोध्या अभिलेख से प्राप्त होती है और इसको लिखा गया था धनदेव के द्वारा। ये कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि अयोध्या अभिलेख किस शासक से संबंधित है, या अयोध्या अभिलेख में जो 2 अश्वमेध यज्ञ की जानकारी है वो किस शासक से संबंधित है? तो पुष्यमित्र शुंग से है। और शुंगों के जो पूर्वज थे मूलतः उज्जैन के थे और अंतिम शासक देवभूति हुए थे, उसके अमात्य वसुदेव द्वारा मृत्यु कर दी गई और कर्ण वंश की नींव रख दी गई। तो वही कहा जाता है कि जैसा आप करेंगे वैसा ही आपको मिलेगा। भाई सिंपल सी बात है, बिंबिसार की हत्या करके, मतलब बिंदुसार की हत्या करके अजातशत्रु गद्दी पर बैठते और अजातशत्रु की हत्या करके उदयन गद्दी पर बैठते, यानी कि जैसा बेटे ने पिता को मारा तो उसके भी बेटे ने पिता को मार दिया, अजातशत्रु को। इसी तरीके से आपने अगर मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहदत्त को मार के जो है कि सत्ता प्राप्त की है, तो आगे चल के कहीं ना कहीं ये कहानियों में भी आएगा कि भैया आपने जब एक किसी शासक को जो है कि मार के गद्दी हासिल की तो हम भी तो कर सकते हैं। तो सेम वही किया गया वसुदेव कण्व के द्वारा। ये इनकी पूरी नाम था वसुदेव कण्व और इसीलिए कण्व वंश की नींव मानी जाती रखी थी इन्होंने, क्योंकि इन्होंने अंतिम शुंगों के शासक देवभूति वंश शुंग की हत्या कर दी गई थी। गौतमी पुत्र सातकर्णी ने कहा कि उसने विच्छिन्न होते हुए जो चातुर्वर्ण है, 4 वर्णों वाली व्यवस्था को फिर से स्थापित किया और वर्ण संकर यानी वर्णों और जातियों के सम्मिश्रण को रोका और इसी कारण उसे वर्ण व्यवस्था का रक्षक भी कहा जाता है। गौतमी पुत्र सातकर्णी जो कि सातवाहन से संबंधित था, सातवाहन वंश से, और मुख्य रूप से ये क्या था, ब्राह्मण वंश को मानने वाले थे। ऊपर मुझे याद है कि मैंने अभी आपको पढ़ाते समय स्टार्टिंग में जो है कि 5-6 मिनट के बाद स्लिप टंग हो गई थी, ध्यान से उतर गया था कि सातवाहन वंश गुप्तोत्तर काल में नहीं बल्कि मौर्योत्तर काल में आता और ये सबसे प्रभावी वंश माना जाता है, ठीक है। तो थोड़ा वो स्लिप टंग था। मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली जो राज्य था वो किसका था मेरे भाई? सातवाहनों का था। सातवाहनों की एक विशेषता होती थी कि ये अपने नाम के आगे या पीछे अपनी माता का नाम जरूर लगाते थे। अगर आप यहां पर देखोगे तो गौतमी पुत्र मेन शासक का नाम है सातकर्णी, लेकिन गौतमी पुत्र है, यानी कि गौतमी उसकी माता है और उन्हीं के वो पुत्र कौन हुए? सातकर्णी हुए। ये सातवाहनों की सबसे प्रमुख प्रणाली थी कि माता का नाम आगे जरूर लगाया था। लेकिन अब यहीं से एक प्रश्न उठता है कि क्या सातवाहनों का जो वंश प्रणाली थी, जो शासन प्रणाली थी, क्या वो मात्र सत्तात्मक थी? क्योंकि वो अपने शासक जो थे वो अपनी माता का नाम जनरली अपने नाम के आगे लगाते थे। तो ये कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट है और ये यूपीएससी ने प्रश्न पूछा भी है। स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि सातवाहन शासक सामान्यतः अपने नाम के पहले अपनी माता का नाम लगाते हैं। क्या सातवाहन वंश मात्र सत्तात्मक था? तो नहीं, सातवाहन वंश में किसी भी महिला को गद्दी मिली ही नहीं। जब भी गद्दी मिलती थी तो पुरुष को मिलती थी, यानी पुरुष का बेटा पुरुष, पुरुष का बेटा पुरुष वही गद्दी धारण करेगा, भले वो माता का नाम अपने आगे लगाता था उनके सम्मान में, उनके प्रेम की वजह से। तो सातवाहन वंश कभी भी मात्र सत्तात्मक नहीं था, पुरुष सत्तात्मक था, पितृ प्रधान था, भले वो जो है कि अपनी माता का नाम लगाते थे। तो सातवाहनों का जो संस्थापक था वो सिमुक था और इसने कर्ण वंश के शासक सुशर्मा का वध करके स्थापित किया था शासन। तो लगभग पद्धति वही चलती है भाई कि आप एक अगले वंश के शासक को मारोगे, आप अगले वंश को मारोगे, ठीक वही चलता है। किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था? पान चाउ ने। किस वंश के साम्राज्य की सीमा भारत के बाहर तक फैली हुई थी? तो मौर्य वंश और कुषाण वंश। तो भैया मौर्य वंश का जो चंद्रगुप्त मौर्य के समय और अशोक के समय जो साम्राज्य तो बहुत विस्तारित साम्राज्य था भारत का। वर्तमान का अफगानिस्तान का क्षेत्र भी भारत में ही आता था। और जब कनिष्क का शासन काल आया था कुषाण वंश का, तो उस समय भी अफगानिस्तान और कुछ ईरान के हिस्से वगैरह ये सब थे उसमें, ठीक है। तो ये बात हो गई। आगे देखते हैं। कुषाण काल प्रथम शताब्दी में बाल विवाह की प्रथा प्रारंभ हुई थी और स्त्रियों में उपनयन की समाप्ति कर दी गई थी। दिस इज इंपॉर्टेंट। क्या कह रहा है? देखो, उपनयन क्या होता है? एक जनेऊ धारण की पद्धति होती है जो सामान्यतः ब्राह्मणों को
क्षत्रियों को, वैश्य तक सीमित थी, लेकिन शूद्रों को यहां से अलग कर दिया गया था, इसलिए शूद्र को उपनयन संस्कार का हक समाप्त कर दिया गया और उन्हें अछूत कहा जाने लगा। ठीक है, क्योंकि उपनयन संस्कार सामान्यतः ब्राह्मणों के द्वारा, वेद मंत्रों के द्वारा किया जाता था और यह माना जाता था कि अब आप शिक्षा ग्रहण करने के लिए योग्य हो चुके हो, घर छोड़कर जाओ और शिक्षा ग्रहण करो गुरुकुल में। और उस समय स्त्रियों के भी उपनयन संस्कार होते थे, लेकिन जैसे ही कुषाण वंश आया उन्होंने उपनयन संस्कार को समाप्त किया और यह कहा कि भैया इनको विवाह के लिए तैयार करो, और बाल विवाह की प्रथा शुरू कर दी गई। तो इसलिए वहां से उपनयन संस्कार की पद्धति समाप्त हो गई है। हिंद यवन शासक मिनांडर के 16 सिक्के बैराट से प्राप्त हुए दक्षिण भारत में। कुषाण शासक कनिष्क के काल में कला के क्षेत्रों में दो स्वतंत्र शैलियों का विकास हुआ, एक गांधार शैली का और एक मथुरा शैली का, और इन्हीं के साथ एक दक्षिण भारत की आप अमरावती शैली का नाम पढ़ते हैं, जिसका विकास सातवाहन काल में खूब हुआ था। तो अमरावती शैली, गांधार शैली, मथुरा शैली, ये तीनों की तीनों मुख्यतः मूर्ति कला से संबंधित है, क्योंकि इनके द्वारा मूर्तियों के ज्यादातर निर्माण किए जा रहे थे। वो अलग बात है कि कुषाणों ने गांधार शैली और मथुरा शैली में सामान्यतः बौद्ध धर्म की जो है कि मूर्तियों को ज्यादा स्थापित किया और बाकी मूर्तियों को कम स्थापित किया। आगे देखते हैं, शक क्षत्रप काल में सोने चांदी के जो सिक्कों का अनुपात था वो 1:35 था, यानी एक सोने के सिक्के बराबर 35 चांदी के सिक्के आपको मिल जाएंगे। अब यहाँ पे कुछ राजवंश हैं और उनके सिक्कों की धातुएं क्या थी, ये प्रश्न बनता है अक्सर। तो कुषाणों ने क्या किया, स्वर्ण सिक्के और ताम्र सिक्के जारी किए। कैसे पता चला, मैंने क्या आपको सबसे अधिक पहले पढ़ा था, सबसे पहले मैंने अभी पढ़ा था 5 मिनट पहले कि भैया भारत में जो तांबे के सिक्के की बात करेंगे सर्वाधिक जो उत्तरी और उत्तर पश्चिमी रीजन में, तो वहां पर सामान्यतः कुषाणों ने किए थे। और भैया कुषाण वंश का जो संस्थापक था कुजुल कटफिसस, उसने ताम्र सिक्के ही चलाए थे। बाद में जो उसका बेटा था विम कटफिसस, उसने स्वर्ण के सिक्के चलाने शुरू किए, यानी नियमित रूप से स्वर्ण के सिक्के चले। गुप्त काल में आपको स्वर्ण के सिक्के भी मिलेंगे जिसको दिनार कहते थे, और रजत सिक्के अर्थात चांदी के सिक्के भी मिलेंगे। फिर कलचुरी वंश आता है तो यहाँ पे स्वर्ण सिक्के, रजत सिक्के और ताम्र सिक्के भी देखने को मिलते हैं। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है कि सातवाहन वंश के लोगों ने चांदी के सिक्के चलाए, तांबे के सिक्के चलाए, शीशे के सिक्के चलाए, पोटीन के सिक्के चलाए, लेकिन इन्होंने स्वर्ण के सिक्के नहीं चलाए। कई बार यह प्रश्न बन चुका है कि भैया सातवाहन वंश ने स्वर्ण के सिक्के चलाए थे क्या, और ऐसा हमें लगता है कि सातवाहन वंश तो एक दक्षिण भारत का बहुत प्रमुख वंश है, दक्षिण भारत में सोने की खदानें भी थी, तो शायद उन्होंने चलाया होगा। बस यहीं पर एग्जामिनर आपको फंसा के गलत करा देता है। तो याद रख लो, सातवाहन वंश में स्वर्ण के सिक्के नहीं चले, केवल चांदी है, तांबा है और सीसा है। ठीक, तक्षशिला लेक किसका है, पतिक का है। अफगानिस्तान का जो बामियान पहाड़ियों को काटकर बनाई गई बुद्ध की प्रतिमाओं के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन अब नष्ट कर दिया गया है तालिबान सरकार के द्वारा। आगे देखते हैं, यहां पर भारतीय और यूनानी आकृति की सम्मिश्रण शैली गांधार शैली कहलाती है, जिसको शक शासक और कुषाणों ने संरक्षण दिया था। तो ध्यान से समझो मेरी बात कि एक तो गांधार शैली थी जो कुषाण वंश में ही उपज रही है, और एक मथुरा शैली थी। तो मथुरा शैली भी स्वदेशी थी, और गांधार शैली में मुख्य रूप से क्या है, भारतीय और यूनानी इन दोनों कलाकृतियों का जो है कि सम्मिश्रण देखने को मिलता है, इनकी दोनों पद्धति देखने को मिलती है, और ये शक शासक और कुषाणों के द्वारा मुख्य रूप से संरक्षण दिया गया था। गांधार शैली में बनी मूर्ति हरित, स्तरित और शिष्ट चट्टान का प्रयोग करके बनाई जाती थी मुख्य रूप से। यूनानी जो 326 बीसी, शक प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व और कुषाण पहली शताब्दी ईस्वी में। ये क्रोनोलॉजी के साथ पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले कौन सा शासक आएंगे, यूनानी शासक आएंगे, फिर उसके बाद शक शासक आएंगे, और फिर उसके बाद कुषाण शासक आएंगे। आपको क्रोनोलॉजी के साथ साथ ईयर भी लिख दिया गया कि यूनानी शासक 326 बीसी में थे, शक शासक प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में थे, और कुषाण शासक पहली शताब्दी में थे। पहला ईरानी शासक, ध्यान से समझिए कि पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था, डेरियस प्रथम ने किया था। पहला ईरानी शासक था जिसने कुछ भाग को, डेरियस मतलब भारत के कुछ हिस्से को अपने अधीन कर लिया था, ईरान के अधीन, तो डेरियस प्रथम थे। आंध्र सातवाहन राजाओं की सबसे लंबी सूची किस पुराण में मिलती है, तो मत्स्य पुराण में मिलती है। तो ध्यान देना, मत्स्य पुराण किससे संबंधित हो गया, सातवाहन वंश से संबंधित हो गया। सातवाहनों की वास्तविक राजधानी प्रतिष्ठान या पैठन थी। क्या कहा जा रहा है कि सातवाहनों की जो वास्तविक राजधानी थी वो प्रतिष्ठान या पैठन थी। गौतमी पुत्र सातकर्णी को उसकी मां गौतमी बलसरी के नासिक अभिलेख में एका ब्राह्मण कहा गया है। फिर से समझ लो, गौतमी पुत्र सातकर्णी को उसकी मां जो गौतमी बलसरी थी उन्होंने एक नासिक अभिलेख लिखा था, और उसमें एका ब्राह्मण कहा गया है, या अद्वितीय ब्राह्मण कहा गया, या ब्राह्मणों का एकमात्र रक्षक कहा गया है। ध्यान से समझो, सातवाहन वंश ने ब्राह्मण धर्म को माना था, लेकिन उन्होंने सभी धर्मों के प्रति सहानुभूति
सहानुभूति रखी थी, सभी धर्मों के प्रति संवेदनशीलता भी रखी थी, यानी किसी भी धर्म विशेष का उन्होंने विरोध नहीं किया था। कुछ राजवंश हैं और उनकी राजधानियां हैं, जैसे शुंग वंश की जो राजधानी थी पाटलिपुत्र थी, सातवाहन वंश की राजधानी पैठन या प्रतिष्ठान थी, कदंब वंश की राजधानी बनवासी थी, चंदेल वंश की राजधानी महोबा थी। ठीक है, कुछ कालक्रम है उनके बारे में पढ़ते हैं, जैसे सातवाहन वंश जिसमें प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में सिमुक ने स्थापना की थी, वाकाटक वंश जिसने तृतीय शताब्दी ईसवी में स्थापित की थी विंध्य शक्ति के द्वारा, चालुक्य 10वीं शताब्दी में स्थापना मूलराज ने की थी गुजरात में। तो देखो यहाँ पे ईयर वाइज भी दिया हुआ है और इसके साथ साथ संस्थापक भी लिखा गया है। तो सातवाहन वंश कब स्थापित हो रहा है? प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में स्थापित हो रहा है सिमुक के द्वारा, वाकाटक तीसरी शताब्दी ईस्वी में स्थापित हो रहा है विंध्य शक्ति के द्वारा, और चालुक्य 10वीं शताब्दी में स्थापित हो रहा मूलराज के द्वारा गुजरात में। आगे देखते हैं, सातवाहन काल में संस्कृत के साथ प्राकृत और अन्य लोक भाषाओं का विकास हुआ। सातवाहन काल में क्या? संस्कृत के साथ प्राकृत और अन्य लोक भाषाओं का विकास हुआ। सातवाहनों ने साहित्य रचना के लिए संस्कृत और अन्य लोक भाषाओं को अपनाया था। तो यहाँ पर एक और बात बनती है कि भैया सातवाहन वंश मुख्य रूप से क्या था? आपको पता है कि ब्राह्मण वंश था और ब्राह्मण वंश मुख्य रूप से संस्कृत भाषा को ही जो है कि ज्यादा प्रमुखता देते थे। हाल ही में नहीं, ये हाल नाम का एक व्यक्ति है जो लेखक था, इसने गाथा सप्तशती नामक प्राकृत भाषा श्रृंगार का रस प्रधान गीति काव्य की रचना की थी और इसके दरबार में गुढ़ाढ्य और सरवर्मन भी थे और गाथा सप्तशती की रचना की थी। गुढ़ाढ्य की एक कृति थी बृहत कथा, सरवर्मन की कृति थी कातंत्र नामक संस्कृत व्याकरण। ये कई बार पूछा जाता है, कई बार ये पूछा गया कातंत्र नामक संस्कृत। सातवाहन शासकों ने कला के लोक पक्ष को अधिक प्रोत्साहन मिला है। सातवाहन शासकों ने या सातवाहन शासकों के दौरान कला के लोक पक्ष को अधिक प्रोत्साहन मिला। तो कला का जो लोक पक्ष होता है इसका मतलब क्या होता है कि जो दैनिक जीवनचर्या होती है, लोग जो है कि सुबह उठते हैं, अपना जो है कि गाय का जो सेवन कर रहे हैं, मतलब गाय के लिए जो चारा की व्यवस्था कर रहे हैं या पशुपालन की जो प्रक्रिया है उसे निपटाते, फिर अपनी प्रक्रिया निपटाते, फिर जो है कि अपना हंसी ठिठोली करते हैं, खेलते कूदते हैं, फिर अपना खेती किसानी कर लिए, थोड़ा बहुत गीत वगैरह गा लिए, नाच गाना कर लिए और फिर शाम को अपना ये सब मंडली बैठी और खाना पीना खाया और सो गए। तो ये जो है कि आपका क्या है, लोक कला के पक्ष होते हैं। तो इनको भी सातवाहन वंश में ही दिखाया गया, प्रोत्साहन किया गया। सातवाहन वंश की शक्ति क्षीण होने के बाद वहां पे वाकाटक वंश ने अपना राज्य स्थापित किया, यानी सातवाहन वंश पहली शताब्दी ईसा पूर्व में स्थापित हो रहा है, वाकाटक तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व में विंध्य शक्ति के द्वारा स्थापित हो रहा है। तो लगभग 2 शताब्दियों तक सातवाहनों का शासन चलता रहा। अमरावती स्तूप में अयक स्तंभ वाले मंच की विशेषताएं मिलती जो अमरावती गांव में है, और ये ध्यान रखना। नासिक का जो अभिलेख है, नासिक का अभिलेख जो उसकी माता गौतमी बलसरी ने लिखा है, गौतमी पुत्र, जिस नासिक अभिलेख में तो उसे एका ब्राह्मण कहा गया, अद्वितीय ब्राह्मण किया गया या ब्राह्मणों का एकमात्र रक्षक कहा गया। तो नासिक जो है गौतमी पुत्र ने लिखा है। हाथी गुम्फा अभिलेख खारवेल ने लिखा है, और गिरनार और जूनागढ़ का जो अभिलेख है वो शक शासक रुद्रदामन का है। भीतरी अभिलेख ये पुलकेशिन द्वितीय, ध्यान देना कि नहीं, यहाँ पे दोस्तों एक गलती हो गई है। यहाँ पे भीतरी जो अभिलेख है जो गाजीपुर में आता है यूपी के, ये स्कंद गुप्त से संबंधित है जो गुप्त शासक है, और पुलकेशिन द्वितीय से एहोल अभिलेख संबंधित है। और इसी एहोल अभिलेख में पुलकेशिन द्वितीय और हर्षवर्धन के बीच युद्ध की बात की गई है। ठीक है, कि जो हर्षवर्धन के साथ जो युद्ध हो रहा था पुलकेशिन द्वितीय का, एहोल अभिलेख में, और जिसकी रचना हरिशेन ने की थी। इक्ष्वाकु वंश के शासकों को पुराणों में श्री पर्वतीय या श्री पर्वत का शासक और आंध्र भृत्य यानी आंध्रों का नौकर कहा गया है। इक्ष्वाकु वंश के शासकों को पुराणों में श्री पर्वतीय यानी श्री पर्वत का शासक और आंध्र भृत्य यानी आंध्रों का नौकर भी कहा गया है। पहले वे सातवाहनों के सामंत थे और इस वंश का संस्थापक शांतमूल था, श्री शांतमूल था। पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी और अरिकमेडु में हुई खुदाई से अनेक बंदरगाह और व्यापारिक केंद्रों की उपस्थिति के साक्ष्य मिलते हैं हमें। कुषाणों का व्यापार पश्चिमी विश्व से फारस की खाड़ी और लाल सागर के जलमार्ग से होते हुए पेरिप्लस के अनुसार ऐसा माना जाता था। रोमन मिस्र बंदरगाहों से व्यापार की जानकारी मिलती थी। पेरिप्लस बुक के अनुसार इस ग्रंथ की रचना प्रथम शताब्दी ईस्वी में हुई है, पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी। फिर आगे देखते हैं, कलिंग के चेदी राजवंश का संस्थापक महामेघवाहन नामक व्यक्ति था और इसे महामेघवाहन वंश भी कहा जाता है। जो कलिंग के जो चेदी राजवंश थे, ठीक है, तो उसकी स्थापना किसने की है? महामेघवाहन वंश नामक व्यक्ति ने, और इसलिए इसको वंश भी कह दिया जाता है। उदयगिरी में 18 तथा खंडगिरी में 15 गुफाएं हैं और इनमें प्राकृतिक और कृत्रिम दोनों तरह की गुफाएं हैं, और इन गुफाओं का निर्माण राजा खारवेल ने किया है। किसने किया है? खारवेल ने किया। जो किस धर्म से संबंधित था? कमेंट करके बताइए, पढ़ा रखा है मैंने पीछे।
प्राचीन भारत में नदियां और बंदरगाह यातायात और व्यापार के प्रमुख साधन थे, जैसे लोथल से डॉकयार्ड में मिलता है। बिल्कुल, उस समय तो सड़कें वगैरह बहुत अच्छी नहीं थी, ट्रेन नहीं था, हवाई जहाज नहीं था, डॉकयार्ड नहीं था, तो आखिर किससे काम करेंगे, मतलब डॉकयार्ड तो था, किससे काम करेंगे? तो भैया जो नदियां और बंदरगाह थे यही मुख्य रूप से व्यापार के साधन हुआ करते थे। चलो भाई, तो अब हम पढ़ते हैं गुप्त और गुप्तोत्तर युग, जो 319 ईस्वी से लेकर 550 ईस्वी तक आ रहा है। तो यहां पर हम देखते हैं चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी, और ये कई बार प्रश्न आता है। प्रश्न क्या आता है कि क्या चंद्रगुप्त प्रथम ने ली थी या चंद्रगुप्त द्वितीय ने ली थी ये उपाधि? तो भैया महाराजा धीराज की जो उपाधि है वो चंद्रगुप्त प्रथम ने ली थी। मैं इससे पहले आपको बता दूं कि जो गुप्त वंश का संस्थापक थे वो श्रीगुप्त महोदय थे। कौन थे? श्रीगुप्त महोदय थे। और वाकाटक शासक प्रवरसेन प्रथम ने 4 अश्वमेध यज्ञों का संपादन किया था। प्रवरसेन सेकंड ने सेतु बंध की रचना की थी। फिर से समझो, जो प्रवरसेन प्रथम महोदय थे वो वाकाटक शासक थे और इन्होंने 4 अश्वमेध यज्ञों का संपादन किया था, और जबकि प्रवरसेन द्वितीय जो थे इन्होंने सेतु बंध की रचना की थी। चंद्रगुप्त द्वितीय के अन्य नाम क्या है? देवगुप्त हैं, देवराज हैं और देवश्री हैं। ये एक तरीके से इनकी उपाधि भी कह सकते हो और ये इनके नाम भी है। समुद्रगुप्त वह प्रथम गुप्त शासक, ध्यान देना, था जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की थी। ऐसा नहीं है कि परम भागवत की उपाधि और लोगों ने धारण नहीं की थी, लेकिन समुद्रगुप्त ही पहला ऐसा शासक था जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की थी। और इलाहाबाद प्रयागराज का अशोक स्तंभ अभिलेख समुद्रगुप्त के शासन के बारे में भी सूचना प्रदान करता है। तो जो हम लोग बार बार पढ़ते हैं ना, प्रयाग प्रशस्ति समुद्रगुप्त से संबंधित है। मुख्य रूप से देखा जाए तो वो पहले से ही जो है कि था, और उसमें अशोक स्तंभ मतलब अशोक की जानकारी मिलती है, रानी करुआकी की जानकारी मिलती है, जो उनकी पत्नी थी करुआकी, उनकी जानकारी मिलती है। हालांकि इसको लिखने का काम हरिशेन ने किया था। ठीक है, इस स्तंभ पर समुद्रगुप्त के संधि विग्रह हरिशेन ने संस्कृत भाषा में प्रशंसात्मक वर्णन प्रस्तुत किया, जिसे प्रयाग प्रशस्ति कहा जाता है, और इसमें समुद्रगुप्त के विजयों का उल्लेख भी होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। प्रयाग प्रशस्ति में दक्षिणापथ के 12 राज्यों तथा राजाओं के नाम भी मिलते हैं। अब गौर से समझो, जब समुद्रगुप्त ने दक्षिण भारत में अभियान किया था तो ग्रहण मोक्षानुग्रह की नीति अपनाई थी। कौन सी नीति अपनाई थी? ग्रहण मोक्षानुग्रह की नीति अपनाई थी। इसमें क्या था? पहले तो वहां के राजाओं को जीता, वहां के राज्यों को जीता, फिर दया मया करके जो है कि दया देके या संवेदनशीलता दिखा के उनके राज्य वापस कर दिए, बदले में कुछ उपहार और सोने और बड़ी मात्रा में धन की प्राप्ति की थी। तो इसे कहता है ग्रहण करना, फिर मोक्ष कर देना। ग्रहण मोक्षानुग्रह नीति, यानी कि मोक्ष कर दिया गया, मतलब उन्हें दे दिया गया राजपाट। तो प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार दक्षिण भारत में इन्होंने 12 राजाओं को जीता था, राज्यों को जीता था। प्रयाग प्रशस्ति से ज्ञात है कि कौशल का राजा महेंद्र था। दक्षिणापथ के राज्यों को समुद्रगुप्त ने पहले जीता, किंतु फिर ग्रहण मोक्षानुग्रह की नीति अपनाकर कृपा करके उन्हें स्वतंत्र कर दिया गया। और यही नीति आपको मिडिवल पीरियड में अलाउद्दीन खिलजी की देखने को मिलेगी कि दक्षिण भारत में जाता तो है, अभियान तो करता है, जीतता भी है, परंतु सोने चांदी बड़ी मात्रा में जो कि हीरे जवाहरात वगैरह धन मुद्रा लेकर फिर उनको राज्य वापस कर देता है। कनिंघम के अनुसार प्रयाग प्रशस्ति लेख कौशाम्बी से इलाहाबाद लाया गया अकबर के द्वारा, यानी पहले वो कौशाम्बी में थी, फिर इलाहाबाद लाया गया अकबर के द्वारा, जिसमें जहांगीर का एक लेख भी था, रानी का अभिलेख मिलता है, यानी रानी करुआकी अशोक की जो पत्नी है, और अशोक के द्वारा जो कौशाम्बी के महामात्रों को संघ भेद रोकने का जो निर्देश दिया गया था, यह भी प्रश्न मिलता है। अब प्रश्न क्या बनता है कि प्रयाग प्रशस्ति में किन किन शासकों की जानकारी मिलती है? तो देखो, समुद्रगुप्त की जानकारी मिल ही रही है, अशोक की पत्नी रानी करुआकी की जानकारी मिल रही है, अशोक की भी जानकारी मिल रही है, और साथ ही साथ जहांगीर की भी जानकारी मिल रही है। तो कई बार ये प्रश्न आता है कि किस मध्यकालीन शासक की जानकारी मिलती है, और हमारे दिमाग में लगता है यार मध्यकालीन शासक कैसे आ सकता है, क्योंकि उस समय तो ये तो था ही नहीं। तो यहां पर यह चीज ध्यान रखने वाली बात है, प्रश्न बनता है। पृथ्व्या प्रथम वीर की उपाधि समुद्रगुप्त को धारण की गई थी, यानी पृथ्वी का जो पहला वीर है वो समुद्रगुप्त है। देवी चंद्रगुप्तम की रचना विशाख दत्त के द्वारा की गई थी, और ये उनका नाटक है देवी चंद्रगुप्तम। और यहां पर देखते हैं दक्षिण भारत के कुछ शासक हैं और राज्य हैं, जैसे धनंजय कुस्तलपुर के शासक थे, नीलराज अवमुक्त के शासक थे, उग्रसेन पलक्की के शासक थे, और विष्णुगुप्त कांची के शासक थे। बड़े भाई रामगुप्त की हत्या चंद्रगुप्त द्वितीय ने की थी। ध्यान देना, बड़े भाई रामगुप्त की हत्या चंद्रगुप्त द्वितीय ने की थी, और उसकी पत्नी ध्रुव देवी से विवाह भी कर लिया था। और रामगुप्त कौन था? समुद्रगुप्त का पुत्र था। भाई श्रीगुप्त संस्थापक हुए, श्रीगुप्त के बाद चंद्रगुप्त प्रथम आते हैं, उसके बाद समुद्रगुप्त आते हैं, समुद्रगुप्त के बेटे रामगुप्त होते हैं, रामगुप्त के बेटे चंद्रगुप्त द्वितीय होते हैं, और
चंद्रगुप्त द्वितीय ने क्या किया, रामगुप्त को निपटा दिया, अपने बड़े भाई जो है कि, और समुद्रगुप्त का जो है कि पुत्र था, हालांकि चंद्रगुप्त भी जो है कि समुद्रगुप्त का ही पुत्र होता है, और रामगुप्त की पत्नी ध्रुव देवी से उन्होंने विवाह भी किया। समुद्रगुप्त को लिच्छवी दौहित्र कहा जाता है, यानी समुद्रगुप्त की माता कुमार देवी लिच्छवी वंश की राजकुमारी थी। समुद्रगुप्त को लिच्छवी दौहित्र कहा जाता है, समुद्रगुप्त की माता कुमार देवी लिच्छवी वंश की राजकुमारी थी। और हुणों का पहला भारतीय आक्रमण गुप्त सम्राट स्कंदगुप्त के शासनकाल और स्कंदगुप्त ने पराजित कर दिया। क्या कह रहा है, हुणों का पहला भारतीय आक्रमण गुप्त सम्राट स्कंदगुप्त के शासनकाल में हुआ और स्कंदगुप्त ने पराजित भी कर दिया। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है आपका। भीतरी स्तंभ लेख की बात करेंगे जो गाजीपुर से मिला हुआ है, और इस लेख में पुष्यमित्र के आक्रमण की चर्चा भी की गई है। हालांकि भीतरी स्तंभ लेख आपका स्कंदगुप्त का ही है, ठीक है। और गुप्त साम्राज्य के जो पतन के कारण थे, पहला एक तो होड़ आक्रमण, भले जो है कि हरा दिया गया इसके द्वारा, स्कंदगुप्त के द्वारा, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं एक बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है। प्रशासन की जो सामंती ढांचा था, जिससे जो है कि राजा के प्रति जो है कि सामंतों की जो एक तरीके से प्रेम भावना थी या जो है कि तत्परता थी, वो सब समाप्त होती चली गई। और उत्तरवर्ती गुप्तों का बौद्ध धर्म स्वीकार कर लेना, यानी कि जो गुप्त वंश था, जो मुख्य रूप से ब्राह्मण और सनातन धर्म से समय था, उसने उस धर्म को धीरे धीरे छोड़ के बौद्ध धर्म की तरफ आगे बढ़ गए थे, ठीक है। तो अब हम लोग जो है कि यहाँ पर अगले प्रश्न को जो है कि यहीं से शुरू करेंगे अगली वीडियो में, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे दोस्तों, ठीक है। और शाम को मिलते हैं हम लोग कहाँ पर, इकोनॉमी सर्वे, किसका, यूपी का। मैंने ऑलरेडी टेलीग्राम पे पोस्ट कर दिया, ये आप पीडीएफ का लिंक यहाँ पे मिल जाएगा टेलीग्राम पे, वहां से डाउनलोड कर लेना। और कल की क्लास में हम लोग शक विजेता से शुरू करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।